नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार और आपके साथ मैं हूं विवेक। आरक्षण को लेकर बिहार में एक बार फिर सियासत तेज है। नीतीश कुमार ने कहा कि बिहार में आरक्षण का जो प्रावधान है वो लागू रहेगा और उसके साथ उन्होंने कहा कि केंद्र में भी बिहार का आरक्षण फॉर्मूला लागू होना चाहिए। सीएम ने जातिगत आरक्षण की बात भी दोहराई। 70 वर्षों के इतिहास को निकाल के देखिए कि आरक्षण का लाभ उन जातियों के कुछ परिवारों को ही मिल रहा है, पीढ़ी दर पीढ़ी, और एक बड़ा तबका इससे वंचित रह जा रहा है। तो संशोधन करने की यह जरूरत है कि अगर एक व्यक्ति को पढ़ाई और नौकरी में आरक्षण का लाभ मिल चुका है और उसकी आर्थिक स्थिति सुधर गई है, तो अगली पीढ़ी को उसको आरक्षण न मिले। जेडीयू प्रवक्ता अजय आलोक के इस बयान के बाद से बिहार में राजनीतिक हलचल बढ़ गई है और एक बार फिर आरक्षण पर बहस छिड़ गई है। बीजेपी नेताओं का कहना है कि अगर इस वंचित वर्ग को आरक्षण का लाभ दिलाने के लिए संविधान में संशोधन की जरूरत है तो इसमें हर्ज क्या है, जबकि कांग्रेस और आरजेडी के नेताओं का कहना है कि बीजेपी और जेडीयू के लोग गरीबों से आरक्षण का लाभ छीनना चाहते हैं। जो समाज के वैसे दबे कुचले व्यक्ति हैं या शोषित हैं, वर्ग हैं, जिनको अभी तक मुख्यधारा में नहीं आ सके हैं, उनके लिए अगर आवश्यकता पड़े, जरूरत पड़े, तो ये सरकार खुद जो है तय कर सकती है। अब रोज बरोज कोई न कोई जो है जानबूझ करके चर्चा में आने के लिए कुछ ऐसी बातें करते रहते हैं जिसका कोई अर्थ और तुक नहीं है। मुख्यमंत्री जी लाख सफाई दें, लेकिन क्या वजह है कि हमेशा भाजपा जेडीयू के नेता आरक्षण के प्रावधानों पर उंगली उठाते हैं? मैं समझता हूं बिहार भाजपा और बिहार जेडीयू के शीर्ष नेतृत्व को ऐसे मामलों में स्पष्ट करनी चाहिए कि आखिर उनकी स्थिति क्या है। आरक्षण पर छिड़ी रार के बीच बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने यह साफ कर दिया कि आरक्षण के प्रावधानों में किसी बदलाव का कोई सवाल नहीं है। हमको तो ये पता नहीं है कि ऐसी कोई बहस छिड़ी है कि आरक्षण का लाभ जिनको मिल रहा है उनको नहीं मिलना चाहिए, ऐसी तो कोई बात है नहीं। अपने यहाँ का जो नियम है आप तो जानते हैं बहुत पहले से लागू है और केंद्र का भी नियम है वह भी पहले से लागू है जो आरक्षण का है। देश में आरक्षण एक ऐसा मुद्दा है जिस पर दिया गया छोटा से छोटा बयान भी बड़ा बन जाता है। बिहार विधानसभा चुनाव 2015 के पहले आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के बयान के बाद जिस ढंग से सियासत हुई थी, अजय आलोक के बयान के बाद भी बिहार की राजनीति गरमाने की पूरी गुंजाइश है। न्यूज 18 के लिए पटना से शैलेंद्र के साथ रविश नारायण और साकेत के साथ दिल्ली से अमितेश की रिपोर्ट। और चलिए बड़ी खबर आ रही है राजनीतिक गलियारे से। जेडीयू में शामिल होंगे एलजेपी के कई नेता। बड़ी खबर इस वक्त की, रामेश्वर चौरसिया की हम बात कर रहे थे कुछ देर पहले, जो एलजेपी का हाथ छोड़ अब अकेले नजर आ रहे हैं। लेकिन इस वक्त एक बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं कि कई और नेता हैं, एलजेपी के कई और नेता जो कि जेडीयू में शामिल होंगे। आरसीपी सिंह की मौजूदगी में इन्हें पार्टी की सदस्यता दिलाई जाएगी। जेडीयू प्रदेश कार्यालय में मिलन समारोह होगा। तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, और पटना ब्यूरो चीफ दिवाकर तिवारी हमारे साथ है फोन लाइन पर, उनसे बात करते हैं। दिवाकर, ये हो क्या रहा है? क्योंकि बड़े ही दम के साथ कल ही एक बयान हमने चलाया था एलजेपी की तरफ से, एलजेपी के जो पूर्व लीडर थे उनकी तरफ से, जिन्होंने कहा था कि अभी देखते जाइए, ये तो ट्रेलर है, फिल्म बाकी है। देखिए, केशव सिंह हैं जो पशुपति कुमार पारस है, उनके काफी करीबी हैं और प्रदेश महासचिव रह चुके हैं, लोजपा के पूर्व प्रदेश महासचिव हैं। उनके साथ 27 पदाधिकारियों ने इस्तीफा सौंपा था और उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी और जैसा कि न्यूज 18 को भी उन्होंने जानकारी दी थी कि 27 से अधिक जो पार्टी के ऑफिस बियरर्स हैं वो जेडीयू का दामन थामेंगे। तो कल बजाबता जो है जेडीयू ने एक कार्यक्रम आयोजित किया है, मिलन समारोह। वो प्रदेश कार्यालय है जो जेडीयू का, 2 बजे कर्पूरी सभागार में मिलन समारोह होगा, जिसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष आरसीपी सिंह रहेंगे और जो प्रदेश अध्यक्ष हैं जेडीयू के उमेश कुशवाहा रहेंगे। उनकी मौजूदगी में करीब जो है 2 दर्जन से ज्यादा जो लीडर्स हैं वो जेडीयू का दामन थामेंगे। ऐसा बताया जा रहा है कि 30 से 40 इनकी संख्या हो सकती है। जो प्रमुख नेता है उसमें केशव सिंह है, रामनाथ रमण है जो पूर्व महासचिव लोजपा के रह चुके हैं, कौशल सिंह कुशवाहा हैं जो मजदूर प्रकोष्ठ के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हैं, पारसनाथ गुप्ता हैं जो अति पिछड़ा प्रकोष्ठ लोजपा का है, उसके पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हैं, दीनानाथ कांति हैं जो पूर्व महासचिव हैं। तो ऐसे कई जो पदाधिकारी हैं वो राष्ट्रीय पदाधिकारी या प्रदेश पदाधिकारी
वो दामन थामेंगे। और कई ऐसे नेताओं के संकेत मिल रहे हैं, जैसा कि केशव सिंह ने दावा किया है कि कई नेता हैं जो उनके संपर्क में हैं और आने वाले दिनों में वो जेडीयू का दामन थामेंगे। तो कहीं ना कहीं ये लोजपा के लिए मुश्किलों का सबब है कि धीरे धीरे आज जैसे कि रामेश्वर चौरसिया ने इस्तीफा सौंपा राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान को, तो एक लोजपा के लिए ये झटका कहा जा सकता है कि चुनाव के बीते हुए कुछ ही महीने हुए हैं और इस तरीके से जो उनके प्रमुख नेता हैं वो धीरे धीरे पार्टी छोड़ रहे हैं। जी दिवाकर, भीतर खाने की क्या खबर है? जैसा कि आपने बताया केशव सिंह के बारे में कि पशुपति पारस के बेहद ही करीबी हैं, ऐसे में इलेक्शन के समय आपने देखा होगा कि चिराग पासवान और पशुपति पारस की जो एक कह सकते हैं कि फ्रीक्वेंसी वो मैच नहीं कर रही थी, उस वक्त भी हमने देखा था। तो क्या इसे थोड़ा और अंदर तक ले जा सकते हैं? देखिए, पार्टी में नाराजगी है, कुछ नेता मुखर होकर अपनी बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से ये जो प्रदेश और राष्ट्रीय पदाधिकारियों की एक टीम है जिन्होंने रिजाइन किया और अब जो है जेडीयू का दामन थाम रहे हैं और वो दावा कर रहे हैं कि उनके संपर्क में और भी कई नेता हैं जो समय के साथ लोजपा का दामन छोड़ेंगे और जेडीयू का दामन थामेंगे। तो अब देखने वाली बात होगी कि जो केशव सिंह है उनके दांव में कितना दम है और एलजेपी में जो नाराजगी है वो किस कदर तक जाकर रुकती है और किस तरीके से जो फहरिस्त है वो लंबी होती है। बहुत बहुत शुक्रिया दिवाकर हमसे बातचीत करने के लिए। एक और भी खबर हम अपने दर्शकों को देना चाहेंगे। रामेश्वर चौरसिया ने एलजेपी से इस्तीफा दे दिया, जिसकी चर्चा इस वक्त हम कर रहे हैं। रामेश्वर चौरसिया ने एलजेपी को कहा है बाय और एलजेपी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। रामेश्वर चौरसिया ने एलजेपी अध्यक्ष चिराग पासवान को त्यागपत्र भेज दिया है रामेश्वर चौरसिया ने। और 2020 में एलजेपी से विधानसभा का चुनाव रामेश्वर चौरसिया ने लड़ा था और चुनाव से पहले बीजेपी से एलजेपी में शामिल हुए थे। विधानसभा चुनाव में कम सीटें मिलने के बाद जेडीयू संगठन मजबूत करने में उसे जुटा है और पार्टी ने पहली बार राज्य में 2 युवा प्रदेश अध्यक्ष बनाया है। अंकित तिवारी और श्याम पटेल को उत्तर बिहार और दक्षिण बिहार की कमान सौंपी गई है। बिहार विधानसभा चुनाव के बाद से जेडीयू में बदलाव का दौर जारी है। पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष बदले गए। नीतीश कुमार ने पद से इस्तीफा देते हुए आरसीपी सिंह को राष्ट्रीय अध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी। फिर प्रदेश अध्यक्ष बदले गए। वशिष्ठ नारायण सिंह की जगह उमेश कुशवाहा प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए और अब एक बार फिर बड़ा बदलाव किया गया है। ऐसा पहली बार हुआ है जब जेडीयू ने राज्य को उत्तर बिहार और दक्षिण बिहार के रूप में 2 भागों में बांटा है और दोनों के लिए 2 युवा प्रदेश अध्यक्ष बनाए हैं। अंकित तिवारी को उत्तर बिहार और श्याम पटेल को दक्षिण बिहार का युवा प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है। तो अभी तो भाई 1-2 दिन अभी बधाई का कार्यक्रम हम लोग पूरा जम के लेंगे। उसके बाद हम लोग यही सोच कर काम करेंगे कि जो माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी का जो विकास किया हुआ है पूरे बिहार भर में, उसके माध्यम से सारे बिहार के युवाओं को एक साथ एक सूत्र में बांधने का काम करेंगे। मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार का जो नौजवानों के लिए किया गया काम है, हम लोग जो है उसको पंचायत तक ही नहीं बूथ तक पहुंचाने का काम करेंगे और हर एक युवा को आज उनको बताना पड़ेगा कि अब जो है राज जो है आज भी लोकतंत्र है और हम दूसरी तरफ देख रहे हैं कि लोग जो है आज भी राजतंत्र को फॉलो करने का काम कर रहे हैं। युवा संगठन में बदलाव की तरह ही बाकी प्रकोष्ठों में भी 2-2 लोगों की नियुक्ति की जा रही है। प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा का कहना है कि इसके जरिए पार्टी जुझारू कार्यकर्ताओं को आगे आने का मौका दे रही है। और हमारा काम जो संगठन के दायित्व दिया गया है, जिम्मेवारी दी गई है, उस जिम्मेवारी को हम निर्वहन कर रहे हैं। उसमें जो संगठन में जहां हम लोगों ने समीक्षा किया है और जो 243 विधानसभा क्षेत्र में हमने कहां पर चूक किया है विधानसभा में और कहां पर क्या कमजोरी रहा है, इसका पूरी समीक्षा करके नई रणनीति तैयार किया है। बिहार विधानसभा चुनाव में खराब प्रदर्शन करने के बाद जेडीयू के सामने संगठन को मजबूत करने की चुनौती है। यही वजह है कि लगातार संगठन में बदलाव किया जा रहा है। ऐसे में जो लोग पार्टी के कामों में सक्रियता नहीं दिखाएंगे, उन पर कार्रवाई भी संभव है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज की रिपोर्ट।
विधानसभा के बजट सत्र के बेहतर संचालन के लिए विधान परिषद के सभापति ने पटना में एक बैठक बुलाई और बैठक में कांग्रेस, आरजेडी, सीपीआई और एनडीए के नेता शामिल हुए। इस मौके पर विपक्ष ने सरकार को घेरने के संकेत दिए। वहीं सत्ता पक्ष की तरफ से हर सवाल का जवाब देने की मंशा जाहिर की गई। सभी दलों के माननीय सदस्यों से, नेताओं से बात होती है और उसमें माननीय हमारे संसदीय मंत्री भी रहते हैं, तो कैसे सुचारू रूप से चलाया जाए सदन को, इसी पर बात विचार होता है। आज की बैठक तो सभापति जी ने सदन के संचालन के लिए सभी दल के नेताओं को बुलाया है और उनका जो दिशा निर्देश होगा और हम लोग अपना रचनात्मक सहयोग हर बार देते हैं सदन के संचालन में वो देंगे। इस बजट सत्र में चूंकि काफ़ी दिनों के बाद हो रहा है, पिछला 2 सत्र सिंबॉलिक एक आध दिन के लिए हुआ था, तो जनहित से जुड़े कई प्रश्न पिछले 1 साल से उठा ही नहीं गया। आरजेडी हमेशा विपक्ष की जो भूमिका होती है सदन से बाहर और सदन से भीतर, उसको औचित्यपूर्ण ढंग से उसका निर्वहन करता रहा है। हम जनप्रतिनिधि हैं तो जनता के सवाल को यहाँ पर उठाना और सरकार को बाध्य करना कि उन सवालों का हमें जवाब मिले और जन समस्याओं का समाधान हो, इसके लिए हम लोग पूरी मुस्तैदी के साथ उन सवालों को उठाने का काम करेंगे। तो बजाय हंगामे के क्वेश्चन के माध्यम से, ध्यान आकर्षण के माध्यम से, 0 आवर के माध्यम से, बजट पर चर्चा के माध्यम से जनहित की बातों को रखना चाहिए। सत्ता पक्ष हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा ने एक बार फिर राज्यपाल कोटे से एमएलसी के लिए एक सीट की मांग की है। पार्टी अध्यक्ष जीतन राम मांझी ने कहा कि उन्होंने एक मंत्री पद और एक एमएलसी के लिए सीट की मांग की थी। हालांकि इस पर जेडीयू का कहना है कि मिल बैठकर फैसला कर लिया जाएगा। देखिए, बार बार बात करने के सिद्धांत में हम विश्वास नहीं करते हैं। एक बार जब बात हो जाती है, चाहे हमसे बात हो या किसी की बात हो, हम उस बात को कैरी आउट करते हैं। तो जब बात बहुत पहले हो गई थी कि हमें एक मंत्री पद और एक एमएलसी नॉमिनेशन में दीजिएगा, मौन सहमति थी। बिहार में बियाडा जमीन के उपयोग और दुरुपयोग को लेकर महागठबंधन और सरकार में ठन गई है। नीतीश सरकार के पूर्व उद्योग मंत्री और मौजूदा आरजेडी नेता श्याम रजक ने बियाडा की जमीन के हो रहे दुरुपयोग को लेकर सरकार पर सवाल खड़ा कर दिया। कांग्रेस ने भी आरजेडी के हां में हां मिलाई है और इधर सत्ता पक्ष जांच का हवाला दे रहा है। बिहार में बियाडा की 6500 एकड़ जमीन है। राजधानी पटना के पाटलिपुत्र इंडस्ट्रियल एरिया में भी बियाडा की जमीन कई एकड़ में फैली हुई है। पूर्व उद्योग मंत्री और आरजेडी नेता श्याम रजक ने बियाडा की जमीन पर खुले मॉल, हॉस्पिटल, हाउसिंग कॉम्प्लेक्स और अन्य निर्माण का आरोप लगाते हुए नीतीश सरकार को कटघरे में खड़ा किया है। श्याम रजक ने कहा कि उन्होंने बतौर उद्योग मंत्री रहते बियाडा की जमीन पर उद्योगों को छोड़कर दूसरे तरह के कामों पर जांच के आदेश दिए थे, लेकिन उनके मंत्री पद से हटते ही न केवल ये जांच बल्कि जांच रिपोर्ट भी ठंडे बस्ते में चली गई। श्याम रजक के इस आरोप को कांग्रेस का भी समर्थन मिला है। मैं कहना चाहता हूं कि बियाडा की जो जमीन है वहाँ खुद आप जाइए और देखिए कि बियाडा इंडस्ट्री के लिए जमीन देती है, वहाँ क्या क्या है। वहाँ हॉस्पिटल खुल गए, वहाँ रेसिडेंस बन गए, वहाँ रेस्टोरेंट बन गए, वहाँ पर गाड़ी का शोरूम बन गए। कई तरह की चीजें ऐसी हुई है जो अनियमितता को दर्शाता है। उस भूखंड का उपयोग आप व्यावसायिक उपयोग के लिए दे रहे हैं, तो अपने आप में जांच का विषय तो है। इधर जेडीयू श्याम रजक के आरोपों को बेतुका करार दे रहा है। जेडीयू ने कहा कि बतौर उद्योग मंत्री रहते श्याम रजक के पास कई संभावनाएं थी, लेकिन वो अपनी जिम्मेदारियों को निभाने में असफल रहे, तो अनर्गल आरोप लगा रहे हैं। हालांकि जेडीयू प्रवक्ता ने कहा कि अगर गड़बड़ी हो रही है तो इसकी जांच कर दोषियों पर कार्रवाई की जाएगी। नीतिगत कई ऐसे वो फैसले ले सकते थे या राज्य सरकार से आग्रह कर सकते थे जिससे बिहार का परिदृश्य बदल सकता था, लेकिन एक मंत्री के तौर पर वो पूरी तरह से असफल रहे हैं और इसीलिए उनके बयानों को कोई गंभीरता से नहीं लेता है। लेकिन वहाँ इस तरह के कंस्ट्रक्शन खड़े किए जा रहे हैं। अगर ऐसा कोई भी प्रश्न सामने आएगा, संज्ञान में आएगा, तो निश्चित तौर पर ऐसे लोगों के साथ कोई रियायत बरती नहीं जाएगी। इधर सत्यजीत सिंह और उद्योगपतियों की माने तो बियाडा की जमीन का 20% भाग सर्विस सेक्टर को दिए जाने का भी प्रावधान है और इस बात को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है।
तो हमें लगता है कि जो भी इंडस्ट्रियल एरिया है इस राज्य में, उसमें अगर जो भी सर्विस सेक्टर के कुछ यूनिट चल रहे हैं, चाहे आईटी पार्क हो, चाहे कोई हॉस्पिटल्स हो, चाहे कोई स्कूल हो, या जो भी जैसे मॉल है, तो वो सब उसी प्रावधान के अंतर्गत ही चलते हैं कि मिनिमम 20% जो है सर्विस सेक्टर को दिया जाए। बियाडा की जमीन को लेकर बिहार में राजनीतिक परवान पर है। विपक्ष और सत्ता पक्ष की तकरार के बीच बियाडा की जमीन के उपयोग का सच किस रूप में सामने आता है, फिलहाल ये बता पाना मुश्किल है। लेकिन इस मामले ने पहले से ही औद्योगिक पिछड़ेपन का दंश झेल रहे राज्य में नई परेशानी खड़ी कर दी है। न्यूज 18 के लिए पटना से संजय कुमार की रिपोर्ट। तो बात उस शराबबंदी वाले बिहार की जहां सख्ती के बाद भी जहरीली शराब पीने से लोगों की जान जा रही है। गोपालगंज में 2 लोगों की मौत के बाद शराब से जान जाने की बात कही जा रही है और इसके बाद हड़कंप मचा है। जान पर भारी पड़ा जाम। खजूरबानी की फिर आई याद। जहरीली शराब ने ली जान। 5 साल बाद फिर मचा हाहाकार। पुलिस प्रशासन पर सवाल। शराबबंदी में कहां से पी शराब। गोपालगंज सदर अस्पताल की ये तस्वीरें 5 साल पुरानी याद को ताजा कर रही है। तब शराबबंदी कानून लागू ही हुआ था। उसके कुछ ही महीने बाद जिले के खजूरबानी में 19 लोगों की मौत से मातम पसर गया था। एक बार फिर उसी जहरीली शराब ने 2 मजदूरों की जान ले ली। गोपालगंज में जहरीली शराब पीने से 2 लोगों की मौत हुई है। अभी हम सदर अस्पताल में हैं और देखेंगे कि यहाँ पर एक डेड बॉडी यहाँ पर है जिनकी उम्र 50 साल है। और उसके अलावा आप एक और शव देखेंगे यहाँ पर सदर अस्पताल के जो इमरजेंसी वार्ड है इसके बाहर पड़ा हुआ है और जो नगर थाना इंस्पेक्टर वो भी मौके पर पहुँचे हुए हैं। पुलिस मामले की छानबीन कर रही है और ये पूरा घटना जो है विजयपुर थाना के मझवलिया गाँव का है। और यहाँ पर कोई नरसिंह शाह का चिमनी है जहाँ पर ये काम करते थे। पापा क्या नाम है उनका? बुधवा कर्मा। और एक और जो दादा के मौत उनका क्या नाम है? कर्मा और के बुधवा। अच्छा, इनका नाम बुधवा, उनका नाम कर्मा है। तो कैसे डेथ हुआ इनका? कैसे बीमार हुए थे? उनका पेट दर्द करत रहे और बिहने पेशाब कर उठा 3 बजे, फिर सुता। फिर 2 आदमी जाके दारू पिया शाम को, दारू पिया, 2 आदमी ये पिया, एक गांव का जो मनसीगिरी करता है ना वो भी दारू पिया। ठीक है, तो घर में क्या उसका कैसा हालत है तो कोई देखने नहीं गया है। बस इतना ही बात मैं देख। दोनों मृतक झारखंड के गुमला जिले के रहने वाले हैं। परिजनों के मुताबिक दोनों विजयपुर के मझवलिया गांव में नरसिंह शाह के ईंट भट्टे पर काम करते थे और वहीं पर उन्होंने मंगलवार रात में चुलाई शराब पी थी, जिसके बाद उनके पेट में दर्द हुआ। भोरे रेफरल अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहां से गोपालगंज सदर अस्पताल रेफर किया गया, लेकिन रास्ते में ही दोनों ने दम तोड़ दिया। हम लोगों ने उसको पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और पोस्टमार्टम होने के उपरांत ही हम लोग प्रिजर्वेशन भी करेंगे, जो तीसरा है उसका प्रिजर्वेशन करेंगे और फाइनल जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आएगी उसके SDO, SDPO, BDO टीम को उस गांव के आसपास जहां उनका डेथ हुआ है वहां हमने भेजा है। हम लोग इंक्वायरी डिटेल में करा रहे हैं और यदि किसी तरीके की कोई गड़बड़ी पाई जाती है, लगता है कोई ऐसी सूचना जिसके कारण से इनका डेथ हुआ है, तो हम लोग उस पर कठोर से कठोर कार्रवाई। अगस्त 2016 में हुए खजूरबानी कांड के बाद से जिले के अधिकारी भी डरे हुए हैं, क्योंकि उस कांड के बाद पूरे थाने पर गाज गिरी थी। इसलिए अधिकारी भी संभल कर बयान दे रहे हैं। इंतजार है उस पोस्टमार्टम रिपोर्ट की जो दोनों मजदूरों की मौत का राज खोलेगा। मुकेश कुमार, न्यूज 18, गोपालगंज। खबरें लगातार जारी हैं, आगे देखिए जोहार झारखंड। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जूस। पेट सफा, हर रोग दफा। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जूस। पेट सफा, हर रोग दफा। जिसे चाहे जिंदा कर दो, जिसे चाहे मार डालो,
जैसे चाहो वैसे खरीदो, जैसे चाहे बेच डालो। डीएम दरबार में लगती है कानूनी दस्तावेजों की बोली। 100 वाला मात्र 75 में, 1000 वाला सिर्फ 400 में। ऑपरेशन कागज आज रात 8:26 पर